नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे YouTube चैनल जेन्युइन ऑनलाइन क्लासेस में। जैसे कि आपको सब जानते हैं कि जो 12th क्लास वाला जो पेपर था वो नहीं हो पाया था आरबीएसई बोर्ड का, वो आज फाइनल हो गया है और हमने कई बच्चों से जाकर मिले पर्सनली, तो उन्होंने ये कहा है कि बहुत ही अच्छा पेपर हुआ है और आज तो मैं बहुत ही जो इजी वे में पेपर आया, बिल्कुल इजी वे में पेपर आया। और हमारी जो क्लासें हुई थी जेन्युइन पर, उनके जो मॉडल पेपर वगैरह है उसमें से भी बहुत बढ़िया क्वेश्चन मिले हैं। जहां तक है कि कम से कम ये मान के चलिए आप 85% से ऊपर 90% के आसपास क्वेश्चन मिले हैं। चाहे इसके लिए आप चाहे हमारे जो पिछले के मॉडल पेपर है वहां पे जाके पीडीएफ वगैरह डाउनलोड करके देख सकते हैं कि कितने क्वेश्चन मिले हैं कितने नहीं मिले। अगर आप आज के इसके आंसर की बात करते हैं आरबीएसई के जो पेपर आया है, इसमें पहला प्रश्न था कि दो अमेरिकन भूगोलवेत्ताओं के नाम लिखिए। यानी अमेरिकन जो भूगोलवेत्ता थे उनके नाम पूछा गया है इसमें। तो अगर हम बात करें दो के बारे में तो देखिए, एक तो एनल सैंपल हो सकता है, एनल सैंपल, ठीक है। इसके बाद में देखो हंटिंगटन बी था और इसके बाद में ग्रिफिथ टेलर था, ग्रिफिथ टेलर। ये क्या थे? भूगोल वेत्ता थे, कहां के? अमेरिकन का। ये आपका पहला प्रश्न था। और अगर हम बात करें दूसरे प्रश्न की तो दूसरा प्रश्न है क्रॉस। क्रॉस किसे कहते हैं? क्रॉस क्या है? मतलब क्रॉस क्या है? देखिए, क्रॉस एक बुशमैन जनजाति द्वारा पहने जाने वाला एक वस्त्र है जिसे क्या कहा जाता था? चोगा कहा जाता था, चोगा। और इसको वहां के लोग स्थानीय भाषा में क्या कहते हैं? क्रॉस कहते हैं। ये इसका क्या होगा? आंसर होगा, ठीक है। इसके बाद में नेक्स्ट है हमारा कि लिंग अनुपात किसे कहते हैं। मैंने अच्छी तरीके से बताया आपको लिंग अनुपात क्या होता है, कि लिंग अनुपात क्या होता है? स्त्री और पुरुषों के अनुपात का एक सूचक होता है। यानी कि प्रति 1000 पुरुषों पर स्त्रियों की जो गणना होती है उसे लिंग अनुपात कहा जाता है, ठीक है। ये सिंपल हो गया। व्रत नगर किसे कहते हैं? मैंने व्रत नगर की अगर हम बात करें तो व्रत नगरों को मेगापोलिस भी कहा जाता है, मेगालोपोलिस भी कहा जाता है। और अगर हम बात करें तो जो व्रत नगर, देखो नगर, महानगर, सन्नगर और व्रत नगर की अगर हम बात करें तो इन सब में जनसंख्या के आधार पर इनका डिवाइडेशन है। तो इसे व्रत नगर में क्या है? 50 लाख से अधिक अगर जनसंख्या है तो इसका मतलब वो क्या है? व्रत नगर है। यानी आपको लिखना था कि अगर व्रत नगर 50 लाख से अधिक जनसंख्या वाले शहरों को क्या कहा है? व्रत कहा जाता है, व्रत नगर कहा जाता है। ये कई शहरों यानी नगरों से, सन्नगर महानगरों से जुड़कर क्या है? बना हुआ होता है, ठीक है। अब इसके बाद में नेक्स्ट अगर हम बात करें बस्ती के बारे में तो बस्ती क्या होती है? बस्ती की डेफिनेशन बहुत सरल है, आप सब कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। पशु पर आधारित उद्योग कौन कौन से होते हैं? जैसे चमड़ा उद्योग है, पशु पर आधारित उद्योग होते हैं। इसके बाद में किन्हीं दो परंपरागत ऊर्जा संसाधनों के नाम लिखिए। किन्हीं दो परंपरागत ऊर्जा संसाधन, देखो एक तो होता है गैर परंपरागत, एक तो होता है गैर परंपरागत और एक होता है परंपरागत। तो अगर हम गैर परंपरागत की बात करें और एक होता है परंपरागत। अगर गैर को हटा दें तो इसने क्वेश्चन पूछा है परंपरा, यानी गैर मतलब गैर का मतलब अभी आविष्कार हुआ है। मैंने आपको बताया था वीडियो में जब भी पढ़ाया था, हमारी क्लास हुई थी कि अभी आविष्कार होने वाले ज्यादातर क्या है? गैर, जो सदियों से उनका उपयोग हो रहा है तो वो क्या है? परंपरागत, जैसे कोयला, ठीक है। इसके अलावा एक और लिख सकते हैं, जैसे गैस वगैरह भी ले सकते हैं, सीएनजी वगैरह, ठीक है। तो ये हो गया। इसके बाद में देखो एल्युमिनियम का मुख्य अयस्क क्या है? एल्युमिनियम का मुख्य अयस्क क्या है? बॉक्साइट, बॉक्साइट, ठीक है। अगर हम बात करें इसके बारे में नेक्स्ट देखिए, अधात्विक खनिजों, अधात्विक खनिजों के उदाहरण दीजिए। अधात्विक खनिजों के उदाहरण दीजिए। अधात्विक खनिजों के उदाहरण भी हम दे सकते हैं, कोयला है हमारे पास, पेट्रोलियम है, ये क्या है? अधात्विक नहीं है। पूर्व में पश्चिम गलियारा किन्हीं दो शहरों को जोड़ता है। मैंने आपको कहा था जम्मू कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक दो शहरों के बारे में, यानी क्वेश्चन है हमारा
स्वर्णिम महाचतुर्भुज स्वर्ण राजमार्ग के बारे में, महाचतुर्भुज जो भुज राजमार्ग है उसके बारे में। नेक्स्ट, भारत में राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब हुआ था? 6 अगस्त 1922 को, 6 अगस्त 1952 को, 52। ठीक है। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन अभियान से आप क्या समझते हैं? देखिए, मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन योजना में एक सरकार द्वारा एक योजना चलाई गई थी है, जिसके अंतर्गत जितने भी जल संरक्षण के स्रोत हैं उनको क्या है मरम्मत कराई गई थी, जैसे कि तालाब वगैरह उनकी मिट्टी वगैरह क्या है बाहर निकालना। तो ये है जल स्वावलंबन अभियान योजना। गौड़ जनजाति के निवासी क्षेत्रों को समझाइए। देखिए, गौड़ जनजाति भारत का सबसे बड़ा समूह है। इसके बारे में अगर हम बात करें निवासी क्षेत्रों की, तो ये 4 क्षेत्रों में विद्यमान थे। ठीक है, जिसकी इनकी उत्पत्ति वगैरह गोखोंडा वगैरह से हुई है, अपने आप को कोयम्बटूर वगैरह कहते हैं, आपने देखा होगा। ठीक है। इसके बाद में नेक्स्ट वृत्ताकार एवं रेखीय प्रतिरूप का आरेख कीजिए। यानी ये क्या है आपके प्रतिरूप। अगर हम प्रतिरूपों की बात करें तो 11 प्रतिरूप है आपकी किताब, अब बुक में 12वीं के सिलेबस में, जिसमें से 11 प्रतिरूप में से आपको 2 प्रतिरूप दिया है। एक तो रेखीय प्रतिरूप दिया है और एक दिया है वृत्ताकार प्रतिरूप। अगर हम बात करें वृत्ताकार और रेखीय की, देखिए रेखीय किसी रेलवे लाइन, ठीक है, रेलवे लाइन या नदी या सड़क के किनारे बसे होते हैं, जैसे कि ये क्या है किनारे बसे होते हैं और एक तरीके से एक रेखा के समान बसे होते हैं, इसे क्या है रेखीय प्रतिरूप कहा जाता है। अगर हम बात करें वृत्ताकार प्रतिरूप की, तो यह गांव में किसी चौपाल, चौरा इनके चारों ओर क्या है बसे हुए होते हैं। तो ये वृत्ताकार रूप प्रतीत नजर आता है। जैसे चारों दिशाओं का जो चौराहा होता है तो उसके चारों ओर बसना, जैसे कि मान लीजिए चौपाल वगैरह है तो उसके चारों ओर बसाना, ये क्या कहलाता है वृत्ताकार प्रतिरूप। बात करें तृतीयक क्षेत्र की, तृतीयक व्यवसाय किसे कहा जाता है? तो देखिए तृतीयक व्यवसाय का प्रकार 5 प्रकार है 12वीं क्लास के जो हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग। तो 12th क्लास में 5 प्रकार है, उसमें से पहला प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक। जो तृतीयक है इसे सेवा क्षेत्रक भी कहा जाता है, क्योंकि इसमें सेवा से संबंधित सुविधाओं को शामिल किया गया है। जैसे सेवा क्षेत्रक में हम कह सकते हैं संचार, बैंकिंग, वाणिज्य, जितने भी सेवा से संबंधित, तो वह सब क्या है सेवा क्षेत्रक में यानी तृतीयक क्षेत्र में शामिल किया गया है। विश्व की प्रमुख 4 पाइपलाइनों की बात करें तो देखिए एक तो गुजरात की है पाइपलाइन, ठीक है। दूसरी अगर हम बात करें पाइपलाइन के बारे में तो HUJ का मतलब हजीरा, विजयपुरा और जगदीशपुर। इसके बाद में सलाया, कोयली, मथुरा और ये सब क्या है पाइप लाइन है। अब अगर हम बात करें विश्व के, ये तो हो गया अंतरराष्ट्रीय व्यापार के 2 लाभ। अंतरराष्ट्रीय व्यापार के कई लाभ होता है, आय में वृद्धि होती है, विदेशी मुद्रा प्राप्त होती है, खाद्य सामग्री आसानी से उपलब्ध होता है, ठीक है। अब इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जल प्रदूषण के नियंत्रण करने के लिए 4 उपाय। कैसे कैसे आप जल प्रदूषण को रोक सकते हो, कैसे कैसे आप जल प्रदूषण को रोक सकते हो, सब जानते हैं, बहुत नॉर्मल है, इजी है। भारत में साक्षरता को प्रभावित करने वाले 4 कारक, आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक। आर्थिक कारक गरीबी से संबंधित, अगर गरीब लोग हैं तो अपनी शिक्षा को क्या है अच्छी तरह पूर्ण नहीं कर पाते। कई लोग सामाजिक कारणों से नहीं पढ़ पाते हैं, जैसे हमारे यहाँ पर महिलाएं वगैरह की पढ़ लिख कर क्या करोगे, हैं ऐसे 4 कारण है। इसके बाद में नेक्स्ट है संसाधन संरक्षण के बारे में बताइए। संसाधन संरक्षण, संसाधन संरक्षण का यानी संसाधन का उचित तरीके से संरक्षण करना ही क्या कहलाता है संसाधन संरक्षण। इसके कारण क्या है, क्यों आवश्यकता है? क्योंकि कुछ संसाधन ऐसे हैं हमारे पास जो सीमित समय के, क्या है सीमित समय के लिए हैं, जो आने वाले समय में क्या है समाप्त हो जाएंगे। अगर वो समाप्त हो जाएंगे तो उन साधनों को बचाने के लिए क्या है इसका संसाधन संरक्षण किया जा रहा है, ठीक है। इसके बाद में नेक्स्ट अगर हम बात करें मानचित्र के बारे में थोड़ा सा जिक्र करते हैं बीच में। देखिए एक स्थान आया है बफेलो, ये आपके न्यूयॉर्क में है और जो यूएसए
उसके बाद में आपके आए एक सेंटोस जो कि ब्राजील में स्थित है, ब्राजील में स्थित है। उसके बाद में नेक्स्ट आपके आया सार्क जो कि जर्मनी में स्थित है। उसके बाद में एक और है ओसाका, ओसाका आप सब जानते हैं जापान में स्थित है, ठीक है। अब उसके बाद में भारत की बात करें, भारत का भी एक मानचित्र है, विश्व के मानचित्र का हमने जिक्र कर लिया। अब भारत के मानचित्र की अगर हम बात करें तो एक शब्द है राजकोट, ये आपके गुजरात में, कहां पर है, गुजरात में, ठीक है। दूसरा है आपके मदुरै, ये आपके तमिलनाडु है, ठीक है। इसके बाद में एक है वर्धा, ये महाराष्ट्र में, ठीक है। इसके बाद में हुगली, हुगली पंजाब में, ओ सॉरी पश्चिमी बंगाल में, ठीक है। तो ये हो गया भारत के मानचित्र। राजस्थान में सीधे सीधे जिले दे रखे हैं, बीकानेर, बांसवाड़ा, करौली और नागौर। अब पशुचारण, कृषि के साथ साथ पशुओं को चराने वाले टॉपिक, उसमें पशुचारण के बारे में। अब अगर हम बात करें भारत में जनसंख्या वृद्धि को नियंत्रण करने के उपाय, यानी 3 भारत में, बहुत सिंपल है, सभी कर सकते हैं। महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी कार्यक्रम की पर टिप्पणी लिखी, ये 2005 में लागू किया गया महानरेगा कार्यक्रम, जो कि महानरेगा के नाम से जाना जाता है। इसमें मजदूर कार्ड होता है जिसमें लगभग 100 दिन का रोजगार देना होता है, उसको 15 दिन के अंतर्गत अगर किसी मजदूर को आवश्यकता है उस मजदूर कार्ड से, तो 15 दिन के अंदर आप जाकर उसको जाकर जमा करा सकते हो, पंजीकृत करा सकते हो, और आपको 15 दिन के अंदर अंदर क्या है रोजगार अवेलेबल हो जाएगा। उसमें एक निश्चित रोजगार दिया हुआ है कि कितने दिन का आपको, जैसे 100 दिन का एक निश्चित रोजगार है, तो 100 दिन तक आप बेरोजगार नहीं रहोगे, ठीक है। विश्व में जनसंख्या घनत्व को प्रभावित करने वाला, देखो यहाँ पर अगर कई बच्चों ने बहुत ज्यादा कंफ्यूज हुए होंगे इसमें कि भारत में जनसंख्या घनत्व को प्रभावित करने वाले कारक भी हैं और विश्व में जनसंख्या घनत्व को प्रभावित करने वाले कारक भी हैं, दोनों पार्टों में कारक हैं। देखिए अगर हम विश्व की बात करें कि विश्व में जनसंख्या घनत्व को प्रभावित करने वाले कारक, देखो विश्व की जनसंख्या घनत्व को प्रभावित करने वाले कारक क्या है, 2 है। क्या है, 2। एक तो पहला है भौतिक, एक तो है भौतिक कारक, भौतिक कारक, एक है आर्थिक कारक। अब इसने पूछा है आर्थिक कारक के लिए, आर्थिक कारक स्थिति की, तो इसने आर्थिक कारक पूछा है, और आर्थिक कारक है वो आपका है खनिज, नगरीकरण, खनिज है, नगरीकरण है। आर्थिक कारक में औद्योगिकरण है, औद्योगिकरण है, और आर्थिक कारक है वो सांस्कृतिक है। ये क्या है, आर्थिक कारक में शामिल है, ठीक है। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है गेहूं के उत्पादन के लिए आवश्यक, मैंने आपको अच्छी तरह हमारे मॉडल पेपर में बताया था, मैंने आपको 3 फसलें मोस्ट बताई थी, गन्ना, गेहूं और चावल। उसमें से हमारी गेहूं है, गेहूं में हम सबसे पहले की कौन सी फसल है, गेहूं रबी की फसल है। तापमान के बारे में बताना था और फिर उत्पादन क्षेत्र डायग्राम द्वारा समझाना था, ये मैंने आपको बता दिया था। इसके बाद में नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है राजस्थान में जनसंख्या वृद्धि के विश्लेषण को समझाइए, यानी कौन कौन से क्षेत्र में, मैंने आपको 3 भाग दिए। तिरुगति वाली जनसंख्या, तो उसकी जनसंख्या के विषय, मतलब किस सन में कौन सी जनसंख्या अधिक हुई, किस कारण हुई, इसके बारे में आपको समझाना था। मीणा जनजाति के सामाजिक जीवन का विश्लेषण, मीणा जनजाति के बारे में मैंने आपको अच्छी तरीके से टॉपिक में पढ़ाया था, अगर आपने मेरा मतलब अपना लेसन देखा हो तो उसमें मैंने अच्छी तरीके से, जब क्लास हुई थी, अच्छी तरीके से समझाया था कि मीणा जाति अपने आप को मत्स्य प्राणी यानी कि विष्णु का अवतार मानते हैं, यानी मत्स्य मीन यानी मछली से मानते हैं। इनके सामाजिक और विवाह मेले वगैरह, दशहरा के बारे में या सामाजिक जीवन के बारे में भी हमने चर्चा की थी कि इनके मेले वगैरह होते हैं, विवाह कैसे होते हैं उनके बारे में, जैसे विधवा विवाह प्रचलित है, बहु विवाह प्रचलित है, और भी अनेक ऐसे विवाह संबंधित है जिसके बारे में हमने पढ़ा था। शिक्षा में मीणा जनजाति प्राथमिक क्षेत्र पर है, यानी कि कहने का मतलब प्रथम स्थान पर है, ये भी हमने बात करी थी।
ठीक है। तो जहां तक है आपको हमारे आंसर की का वीडियो आया है जो बिल्कुल अच्छी तरीके से आपके समझ में आया होगा, और जहां तक है आप लोगों ने भी अच्छी तरीके से पेपर किया होगा, और जहां तक है आपका रिजल्ट बहुत ही अच्छे तरीके से आएगा, और ज्यादा निराश होने की जरूरत नहीं है अगर आपका थोड़ा पेपर भी थोड़ा खराब भी हो गया हो, क्योंकि लॉकडाउन की वजह से कई बच्चे डिस्टर्ब हो गए इस एग्जाम को लेकर। ठीक है, एक और फिर तो हम इसके बारे में ज्यादा सोचे नहीं और ज्यादा विचार नहीं करें। अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए।